हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायो अकेडमी में। मैं महिमा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए एमसीक्यूज के बारे में। वो एमसीक्यू जो मैंने पीआर यादव की बुक से आज आपको सॉल्व करवाए हैं। टोटल मैंने 50 एमसीक्यूज सॉल्व करवाए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ कौन सा ऐसा हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में हेल्प करता है। ये है क्वेश्चन। ऑप्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। देखो ये तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये सवाल आप कर देंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। इसकी तो मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, ऑल आर द साइनस बिलोंग टू द पैरानेसल साइनस एक्सेप्ट। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में साइनसेस बताए थे, 4 तरीके के साइनस मैंने आप लोगों को बताए थे। उसके हिसाब से चलो आप लोग मुझे बताओ, पैरानेसल साइनस बताया था मैंने आपको। इनमें से ये पैरानेसल साइनस जो है, इसको इनमें से छोड़कर देखो, मैक्सिलरी, एथेमॉइड और सेफेनॉइड, ये तीनों जो हैं वो किसके पार्ट हैं, ये आप ये मान लो ये नेज़ल के ही तो पार्ट है। नेज़ल मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर, ये तीनों नेज़ल रेस्पिरेटरी सेंटर के पार्ट है। और एक ये मैस्टॉइड अलग है, ये मैस्टॉइड अलग बोन होती है। अराउंड नोज 4 एयर लिफ्टेड कैविटीज एंड द फ्रंटल मैक्सिलरी स्फेनॉइड एथेनॉइड बोन्स आर कॉल्ड द पैरानेसल साइनस। उन्हें पैरानेसल साइनस बोलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपने बता दिया था, ठीक है। और वैसे भी इन क्वेश्चंस में तो आपको एलिमिनेशन ही करना पड़ता है क्योंकि एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। द फंक्शन ऑफ नेसल कैविटी इज रिलेशन ऑफ द वेंटिलेशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो ये भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो वार्मिंग अप इंस्पायर एयर बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमिडिफाई द एयर अप to 100% saturation, removal of the particulated air from air। अच्छा हाँ, जो भी इस पर साइन लगा हुआ देख के ना सोचे यही वाला करेक्ट होगा, अपने हिसाब से अपना दिमाग भी लगाएं। कभी कभी पीआर यादव के भी ऑप्शंस, हर ऑप्शंस ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टिंग द एयर एंटरिंग इनटू द लंग। अब ये बताओ इनमें से कौन सा एक्सेप्ट में जाएगा। एक्सेप्ट में जाएगा डिसइंफेक्टिंग द एयर एंटरिंग टू द लंग वाला ऑप्शन। क्यों जाएगा बताओ जल्दी। द फंक्शन, क्योंकि पूछा क्या है, पहले आप सवाल देखो। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इज रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन। फंक्शन बताओ नेजल कैविटी का जो रिलेशन रखता हो वेंटिलेशन से। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन करेगा, ह्यूमिडिफाई 100% सेचुरेशन, पार्टिकल को रिमूव करेगा, पर डिसइंफेक्ट एंटरिंग कैसे रोक लेगा, वेंटिलेटर नहीं रोक सकता ना। तो इसीलिए आंसर क्या रहेगा ये वाला। आप बताओ, रिंग्स आर फॉर्म्ड इन ट्रैकिया। मैंने आपको बताया था 16 से 20 रिंग्स बनती हैं ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं, सी शेप्ड रिंग भी कहते हैं। मैंने आपको सब बताया था ट्रैकिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्रैकिया और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के रिंग से बना हुआ होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। इसका शेप क्या होता है, देखो ये देखो सी शेप बताया था, सी शेप पर टिक कर दो, सिंपल। द कार्टिलेज दैट कंप्लीट द एनक्राइल द लैरिंग्स विद नैरो पार्ट एंटीरियरली। अच्छा ठीक है, बताओ एनक्राइल्स द लैरिंग्स विद नैरो पार्ट्स। नैरो माने सबसे छोटा पार्ट, एंटीरियरली एंड द ब्रॉड पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट पोस्टीरियरली। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैरॉइड कार्टिलेज। ये मैंने आप लोगों को तब पढ़ाया था जब मैंने आपको लैरिंग्स बताया था। तो मैंने आपको उसको पोस्टीरियरी पार्ट और एंटीरियरली पार्ट के दोनों को मिला के मैंने आपको बताया था, इसे कैरॉइड कार्टिलेज बोलते हैं। एक पार्ट जो होता है वो एंटीरियर में छोटा होता है और पोस्टीरियर में बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था, उसे कॉराइड प्लेक्सिस भी बताया था मैंने आपको, और कॉराइड कार्टिलेज भी बताए थे मैंने आपको, बताया थे। और ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी हुई है ना पुरानी, वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, लैरिंग्स को ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, जैसे कि 3 पेयर कार्टिलेज होते हैं। इसके अलावा रुको, हाँ, क्यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेटिंग एटिनॉइड, टोटल 6। देखो मैंने ये भी आपको बताए थे, क्यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेटेड 3-3 के पेयर में होते हैं और एक सिंगल 3 होते हैं, बताए थे। 3 सिंगल आर थायराइड, एपिग्लोटाइटिस एंड कॉरॉइड कार्टिलेज, इसके बारे में भी जानकारी दी थी मैंने आपको। अमंग देम द कैरॉइड कार्टिलेज, अ टाइप ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज, इज द लोअर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, शेप्ड लाइक, कैसा दिखाई देता है, सिंगलेट रिंग जैसा दिखाई देता है। सिंगनेट रिंग का मतलब होता है जैसे आपकी ये डायमंड होता है ना, डायमंड है ये रहा और ये रही रिंग,
इसे कहते हैं सिंगेट रिंग, समझ गए। इज अ बोर्ड पोर्शन बिलोंग टू द पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली पोर्शन फ्रॉम द नैरो आर्क। ठीक, अब वॉइस बॉक्स को बताओ क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन हेल्प्स टू परफॉर्म द चूइंग वाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब बताओ कौन सा जो है वो मदद करेगा चबाने में या पानी पीने में, मदद करेगा लैरिंक्स। ऑल्दो एपिग्लोटाइटिस इज अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स, जबकि एपिग्लोटाइटिस है क्योंकि वो एंट्रेंस को करता है, बट लैरिंक्स में ना पर्सन स्वेलोज एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड और लिक्विड, तो उसकी मदद के लिए लैरिंक्स ही काम में आता है। बट अगर क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ लैरिंक्स ऑल्सो प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ लिक्विड सॉलिड, और ये भी देखो एपिग्लोटाइटिस के साथ साथ ये भी तो वहाँ खड़ा हुआ है, ये भी तो एस्पिरेशन, अगर वैसे बड़ी कोई चीज़ आ गई उसको कफ वगैरह करके निकालने में हेल्प करता है, तो लैरिंक्स भी अच्छा बॉडी पार्ट है। ड्यूरिंग द swallowing फूड इज स्टॉप्ड फ्रॉम द एंटरिंग द लैरिंक्स, जैसे हमने अभी बात करी कि जो खाने के पदार्थ को अंदर लैरिंक्स तक नहीं पहुंचने दे रहा, उसका नाम एपिग्लोटाइटिस है। ठीक है, देख लो पोस्ट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। द लैरिंक्स क्लोज ड्यूरिंग द स्वेलिंग बाय, लैरिंक्स बंद हो जाता है जब आप खाना निगलते हैं उससे, बताओ, तो इसका आंसर भी एपिग्लोटाइटिस रहेगा। अब बताओ कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टीरियर नेयर एट द एंट्रेंस एंड द नेसोफेरिंक्स इज कॉल्ड क्रोनल अट्रेसिया। देखो यहाँ पे बताया था मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि अट्रेसिया वगैरह के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्या होना है। क्रोनल अट्रेसिया एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है विच द पैसेज बिटवीन द नोज एंड द नेसोफेरिंक्स। जब मैंने आप लोगों को ट्रैकिया के बारे में बताया था ना, उसी बीच में मैंने आपको क्रोनल अट्रेसिया के बारे में बताया था। देखो जो बच्चों ने वीडियो देखी होगी ना उनके लिए तो फ़ायदे में रहेगा, जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए घाटे की सौदा होगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा पेज सही नहीं आया, बट अभी के लिए काम चला लेते हैं। नेक्स्ट आप टेलीग्राम पर ज्वाइन जो बच्चे हो गए हैं ना, उनको मैं ये वीडियो जो है PDF जो है वो अच्छी तरीके से बना के भेजती हूँ। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग चेस्ट फिजियोथेरेपी डिवाइस इज यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इंस्पायरेटरी एफर्ट्स इन मेजरिंग द एयर EFEV एंड देयर वॉल्यूम FVC। ये दो तरीके की वॉल्यूम। अच्छा रुको ज़रा एक सेकेंड, मुझे लगता है पेज थोड़ा गड़बड़ लग गया है। वही मैं कहूँ, इतनी जल्दी FBC अगर आप लोग पढ़ लोगे तो काम नहीं चलेगा आप लोगों को, इसीलिए आप लाइन बाई लाइन पढ़ो। ठीक है, अभी हम लोग लैरिंक्स फेरिंक्स के बारे में बात करें तो उसके बारे में पहले बात करो। ठीक है, एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर इन विच द बैक ऑफ द नोज इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रोनल अट्रेसिया कहते हैं। बताया था मैंने आपको, देखो कितने सारे झारखंड SSC नर्सिंग में RRB में पूछा गया था, तो ध्यान रखो इसको। नोज क्लोज्ड बाय द क्रोनल अट्रेसिया, मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में। बिफोर द एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, जब हम लोग ET इंट्यूबेशन करते हैं, सम फैक्ट अबाउट ट्रैकिया, नर्स हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द ट्रैकिया एक्सेप्ट। सब सही है केवल एक को छोड़ के। अभी मैंने देखो आपको NG ट्यूब और मैंने देखो आपको ट्रैकिया के बारे में सारी बातें बता दी थी, बट मैंने ये नहीं बताया आपको कि ET ट्यूब का ट्रैकिया के संग जब जाता है तो क्या क्या होता है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। जब मैं ET ट्यूब की क्लास कराऊंगी ना आपको, तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी कैसे कैसे क्या क्या होना होता है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए, इट इज़ अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 13 सेंटीमीटर लंबा। 13 सेंटीमीटर लंबी क्या है, ट्रैकिया है, NG ट्यूब नहीं है। ठीक है, इट ब्रोफाइड्स इनटू 2 मेजर ब्रोनकाइट, लो 2 मेजर ब्रोनकाइट में डिवाइडेड है। ब्रोफ्रेट्स का मतलब है बांटना, विभाजित है। इट स्टार्ट दैट एट ए लेवल ऑफ 7th वर्टिब्रा पे स्थित होती है। ट्रैकिया 7th वर्टिब्रा पे स्थित होती है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैकिया तो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा और T5 तक जाती है ना, तो इसलिए ये वाला तो शायद कैंसिल हो जाएगा। इट एंड्स द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस, ये तो सही जवाब है। ट्रैकिया इज 12 से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्टार्ट 6th मैंने बोला था ना आपको 7वां T5 एट द लेवल ऑफ स्टीमा एंगल एंड ब्यूरिफाइज इनटू 2 मेजर ब्रोनकाइट, द स्टेमिनल एंजल एंड द एंजल ऑफ लुइस। देखो ये नंबर 1 है स्टेमिनल एंजल और दूसरा नंबर है आपका सेमिनल ऑफ ब्रुइस। ठीक है, जंक्शन ऑफ द membrane एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम प्रिवेंटेड T4 और T5 को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा हम लोग ना एक काम करेंगे 17, ये क्या हो गया, अरे बाबा रे ऐसा भी हो जाता है।
चलो हम 17 क्वेश्चन को और इन भी क्वेश्चन को हम लोग करते चलते हैं ताकि दिक्कत ना आए। 17 क्वेश्चन, द ऑर्गन, अच्छा छोड़ो आप लोग ये रहने दो, आप लंग्स के ऊपर ही ध्यान दो। लंग्स, अब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स मैंने कराया था, अब कोई भी सवाल गलत नहीं करेगा। जिन्होंने बच्चों ने पीडीएफ देखी हुई है ना, पहले की पीडीएफ से भी पढ़ के आए हैं या मेरी क्लास के थ्रू पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने पीडीएफ देखी है तो केवल पीडीएफ से काम मत चलाइएगा, क्लास के थ्रू भी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, लंग्स, ए स्पेस कॉल्ड फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटी, दो प्लूरल कैविटी के बीच में एक स्टे होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताया था। ऐसे करके लंग्स पर जॉइंट होता है, बताया था बहुत बार। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीडियास्टर्नम। तो क्या नाम आएगा, मीडियास्टर्नम, ठीक है। मीडियास्टर्नम थोरेसिक कैविटी होती है जो कि प्लूरल कैविटीज़ के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेम्ब्रेन सराउंड ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के, ये लंग्स है अपना, ये हमारा लंग है, ये दूसरा लंग है, कुछ ज़्यादा ही छोटा बड़ा हो गया। इसके पास में जो है ऐसे बना हुआ कैविटी होता है, इसके कैविटी के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लूरा। जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग प्लूरल स्पेस कहते हैं, और जो अंदर की जो भरी हुई चीज़ होती है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। याद आया? चलो आगे बताती हूँ फिर आगे। प्लूरा इज अ कवरिंग लाइनिंग लंग मेड बाय द डबल सीरियस मेम्ब्रेन एंड inner called the visceral and outer called the pleural fluid and reduce the friction during the respiratory movement of the lung, ठीक है। द विस्रल प्लूरा क्या होता है, देखो मैंने आपको प्लूरा भी बताई थी, विस्रल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अभी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स, दूसरे विस्रल प्लूरा कहते हैं कि नहीं कहते, सिंपल सी बात है, ठीक है। द ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल कैविटी के अंदर मौजूद है वो कौन सा ऑर्गन होता है, लंग्स होता है, ठीक है भाई। मैं इसमें क्या आपको आंसर करूँ, ये तो सही है ना एकदम जवाब, ठीक। इसके अलावा रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस से रिमूवल हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्लूरल बायोप्सी कहते हैं। देखो अगर हमें कोई टिश्यू निकालना है प्लूरल स्पेस से तो उसे प्लूरल बायोप्सी ही कहेंगे, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। द कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई इज प्रिवेंट बाय कोलैप्स, देखो एल्वेलाई का कौन ऐसी चीज़ है जो बचाती है कोलैप्स होने से, उसे कहते हैं लंग सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट लिखा हुआ है बट उसका नाम LS है, आप लोगों ने सुना भी होगा LS के बारे में। लंग सर्फेक्टेंट होता है ना, जो अंदर से चिकना होता है, बैलून के आकार का दिखाई देता है, अंदर से जो चिकनी चिकनी फॉर्म होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं लंग सर्फेक्टेंट, ठीक है। पल्मोनरी, देखो मैंने ये बात बताई थी जब मैंने आपको एल्वेलाई पढ़ाई थी, तब मैंने आपको लंग सर्फेक्टेंट के बारे में बताया था, ठीक है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट आर द मेड ऑफ द लिपोप्रोटीन, हाँ लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, सिंपल प्रोटीन और लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड बाय द टाइप ऑफ सेकेंड एल्वुलर सेल ऑल्सो कॉल्ड द न्यूमोसाइटिक ऑफ द लंग एल्वुलाई। सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वुलर फ्लूइड्स एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द एल्वुलाई ऑफ कोलैप्स, वो उसकी टेंडेंसी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से कोलैप्स जो है वो नहीं होता है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात मैं अभी आपको बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा PR यादव की थ्योरी बुक से पढ़ना चाहता है या उसकी PDF चाहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको फ्री में PDF PR यादव की प्रोवाइड करा दूंगी, थ्योरी वाली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज अ मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन, सर्फेक्टेंट के पास क्या क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया प्रोटीन और लिपिड्स। और सर्फेक्टेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस चीज़ का सर्फेक्टेंट बना होता है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सेवरल जॉइंट आयंस से, ठीक है। इसके अलावा लेसिथिन स्पिग्नोमाइलिन, जो लंग सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं ना हम, उसे लेसिथिन स्पिग्नोमाइलिन भी बोलते हैं, LS। सर्फेक्टेंट जो होता है ना उसको लेसिथिन स्पिग्नोमाइलिन भी कहते हैं, वही लिखा हुआ है। और हाइड्रोलाइसिस ईल ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसमें ग्लाइसरोल, फ्लैटी एसिड और कोलिन होते हैं बट ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि एक्सेप्ट का सवाल था। लेसिथिन इज अ सर्फेक्टेंट, देखो मैंने बोला ना आपको, इज अ फॉस्फोराइलेट ऑन द यील्ड स्ट्रेटिक एसिड एंड फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, फॉस्फोरिक एसिड्स एंड द कोलिन, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग, पूरे लंग को निकाल देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेनेक्टोमी। देखो ये भी बात मैंने आपको बताई थी, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। आज हमने 23 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन कराती हूँ, रुको कोई जाएगा नहीं, रुको
कराऊंगी मैं क्वेश्चन। अभी टाइम ही कितना हुआ है, 23। हाँ, 24th क्वेश्चन है, राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स, कितने लोब्स होते हैं राइट लंग के अंदर? 3 लोब होते हैं। बताया था 2 लंग लेफ्ट में होते, 2 होते हैं लेफ्ट में, 3 होते हैं राइट में। छोटा होता है 625 का होता है राइट लंग, और लेफ्ट लंग होता है 570 का। ये गलत लिखा है, 525 का भी बहुत जगह लिखा हुआ है, 570 भी बहुत जगह लिखा हुआ है। ये मैं तो कह रही हूँ पीआर यादव की बुक में थोड़े से एरर हैं, 525 ग्राम भी है, ठीक है। नहीं तो आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना अपने हिसाब से, या कोई दूसरी नेट जो है वो कभी कभार नेट भी ठीक से नहीं बताता, बट आप जो एग्जामिनर है ना वो ना कुछ किताबों को मानता है, जैसे एनक्लिक्स किताब को मानता है, और पीआर यादव को ज़्यादा मानता नहीं है। आजकल पीआर यादव थोड़ा सा नीचे पे चल रही है, बट फिर भी बहुत बेस्ट किताब है मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी जो नोट्स है ना, जो उसकी थ्योरी वाली बुक है वो बहुत अच्छी किताब है, उसमें सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई अच्छे से लिखी हुई है। बट ये जो थोड़ी सी एमसीक्यू वाली किताब है ना, इसमें जो मतलब इसके आंसर्स फिर भी मतलब मिल जाएंगे, 90% तक करेक्ट ही रहते हैं, 90 to 95% करेक्ट रहते हैं, बट जो इनकी एक्सप्लेनेशन में थोड़े बहुत एक आध पॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़े से मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा 2 लोब्स कॉल्ड द सुपीरियर, देखो ये सारी बातें मैंने आपको लंग्स के टाइम पे बता दी थी, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, और जो बच्चा नहीं देखा वो जाके मेरी वीडियो को देखे लंग्स वाली को, ठीक है। द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन इनसाइड द लंग के अंदर कौन सी साइट हो रेस्पिरेशन करती है? एल्वोलाई। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, इसको हम लोग ब्रोंकिटाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकिटाइटिस मीन्स द क्रोनिक इनरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द, देखो ये भी मैंने बताया था, ये नहीं बताऊंगी अब मैं। एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, देखो मैंने आपको पूरे ट्री के बारे में बताया था, ब्रोंकियल ट्री के बारे में, पूरे रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में बताया था, उसी से क्वेश्चन है। करेक्टराइज्ड बाय द इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाइल वॉल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसको यही तो बोलेंगे ब्रोंकिटाइटिस, ठीक है। तो ब्रोंकिटाइटिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ, अगर ब्रोंकिटाइटिस में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? देखो सेरिब्रल एपेसिस भी हो सकता है, लंग एपेसिस भी हो सकता है, और एमिलॉइडिस भी हो सकता है। देखो मैंने आपको ये वाली एमिलॉइडिस मैंने आपको बताया था, और लंग में दिक्कत हो जाना ये तो सिंपल सा टर्म है, और सेरिब्रल एपेसिस मैंने इन सारे बातों को आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। तो ऑल ऑफ दिस which of the following is infection caused in the lower respiratory tract, देखो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है LRT और URT करके मैंने आपको बताया था, और उसमें अगर इन्फेक्शन कॉज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स लास्ट डिवीजन एंड पर द ब्रोंकियल ट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये रहा अ डिसीज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन विद कोलैप्स एल्वोलाई। अच्छा बहुत ज़्यादा क्या कलेक्ट हो गया? म्यूकस का कलेक्शन हो गया है, और कोलैप्स कर गई है एल्वोलाई, तो क्या होगा बताओ जरा? या तो होगा एटिक्लेटाइटिस। एटिक्लेटाइटिस में क्या हो जाता है ना, म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है एल्वोलाई के अंदर, और वो चिपकने लगती है आपस में, वो कोलैप्स ऑफ एयरलेस कंडीशन लंग कॉल्ड द एटिक्लेटाइटिस। ये भी देखो मैंने ये वाली जो डिसीज़ है ना वो भी मैंने आपको करा दी थी सारी। ये मैं बताऊँ ना आपको कौन सी में मिलेगी? जो सेकेंड पार्ट है ना रेस्पिरेशन सिस्टम के, अस्थमा के बाद वाला जो पार्ट है ना, उस पार्ट के अंदर ये सारे डिसीज मिलेंगी आपको, देखना ध्यान से। विच इंटरवेंशन शुड नर्स इम्प्लीमेंट टू हेल्प प्रिवेंट द एटिक्लेटाइटिस इन अ क्लाइंट विद फ्रैक्चर रिब? अच्छा देखो उसके क्लाइंट के क्या है? फ्रैक्चर रिब है और चेस्ट का ट्रॉमा हुआ है, तो क्या होगा? इंकरेज उसको यही तो बोलोगे कि तेज से खांसो ताकि आपकी सांस जो है वो वापस आ सके। पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू, माफ करना थोड़ा सा, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट लाइक द एटिक्लेटाइटिस एंड निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इंकरेजिंग द पेशेंट ऑफ द कफिंग एंड डीप ब्रेथिंग। जो मैंने अभी आपको बोला कि पेशेंट को क्या बोलेंगे? पेशेंट को बोलेंगे तेज तेज से खांसे ताकि उसकी जो एयर है वो क्लीन हो जाए और पस का फॉर्मेशन रुके, और मतलब जो पस है ना वो भरा हुआ है वो निकले मुंह से, जिसे हम लोग कफ भी कहते हैं। जो कफ भर गया है उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात रही। हाँ ये क्वेश्चन रह गया, विच लोब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन विद, अच्छा जिनको पल्मोनरी एटिक्लेटाइटिस हो जाता है उसमें कौन से ज़्यादा लोब इफेक्ट करती है? राइट अपर लोब, यानी कि RUL, यानी कि मतलब ये मान लीजिए ये लेफ्ट है ना और ये राइट है, तो राइट वाले क्या, ये वाला एरिया, समझ गए? ये वाला
रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? बताओ, लंग ही तो होगा ना इसका आंसर, इसमें क्या बड़ी बात है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बिल्कुल अंदर की तरफ रेस्पिरेटरी ट्री में बताया था मैंने आपको। 34 हो गया, 34 एंड देन 35. Which of the following is a part of respiratory system in the site of the external respiration is alveolus. In the process of exchange of gases between the capillary blood and the local blood cell, between the capillary blood and local blood cell is called the internal respiration. इट वॉज द इंटरनल, मतलब देखो अब आपको ये मत लगे कि मैं बस पढ़ती जा रही हूँ समझाती जा रही हूँ। देखो ये समझाने वाले क्वेश्चन तो है नहीं, ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा है, मेरे को नहीं लगता इनमें कुछ समझाने की बात है, क्योंकि ये बहुत इजी भाषा में लिखे हुए हैं और सेम वही जो अभी मैंने आपको इतनी देर से पढ़ाया है, बस वही बातें हैं। फिर भी मैं आपको सेकेंड 35, 36 दोबारा बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द साइट ऑफ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? कौन सा साइट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का? वो है एल्वोलस, एक्सटर्नल अंदर की तरफ। फिर है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द, अच्छा कहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रही है? कैपिलरी और ब्लड और लोकल ब्लड सेल्स के अंदर। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ ही तो हो रही है, बाहर की तरफ तो हो नहीं रही। इंटरनल मतलब होता है अंदर की तरफ और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर की तरफ। कोई बात नहीं, मैंने दोबारा बता दिया। अच्छा, विच कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन के लिए कौन सा कंडीशन रेस्पॉन्सिबल रहता है? बोथ कॉन्ट्रैक्शन और इंटरकोस्टल मसल आर, देखो दोनों ही जरूरत पड़ती है, डायफ्राम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ। उसके बाद है मेजर मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। बहुत ज्यादा देखो, डायफ्राम सिंपल। मेजर मसल कौन सी सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है हमें ब्रीथिंग कराने के लिए? डायफ्राम। लार्ज मसल ऑफ सेपरेट एंड चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी हेल्प टू द ब्रीथिंग। कौन सा कराता है? ये भी देखो डायफ्राम कराता है। इसमें क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ, अच्छा बताओ क्या सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका? ब्रीथिंग, इट्स रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस फॉर ब्रीथिंग। मेरे हिसाब से शायद आपको इतने क्वेश्चन बहुत रहेंगे कि और करा दिए जाएं। कितने क्वेश्चन लेके आई थी मैं आप लोगों के लिए? 55 क्वेश्चन लेके आई थी ना, शायद मैं 55 लेके आई थी। 15 क्वेश्चन और कर लें? चलो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो कि आपके जल्दी जल्दी आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम फिर से दोबारा से 41 क्वेश्चन पर। इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन जब हम लोग करते हैं ना, मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है? हार्ट पर। हार्ट पर क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। डिक्रीज एक्सपायरेशन ऑफ द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड स्लाइटली कंप्रेशन ऑफ द हार्ट, क्योंकि अपवर्ड मतलब जो डायफ्राम है, देखो डायफ्राम आप लोगों ने देखा, डायफ्राम इस तरीके का बना हुआ है, जो लंग्स, जैसे ये लंग्स है ना आपकी, जैसे ये मान लो, अरे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, जैसे अगर आप ये मान लो लंग्स इसके ऊपर ही खड़े हुए हैं, ये एक लंग और ये 2 लंग, अगर ये मूव भी तो कर रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ना, ये जो डायफ्राम है, तो ये भी तो ऊपर नीचे इनके साथ करेगा, तो ये जब करेगा तो, और कार्डिक नॉच कहाँ प्रेजेंट है? ये रही कार्डिक नॉच। अब ये मान लो ये है कार्डिक नॉच, अरे ये चेंज कैसे नहीं हो रहा? हमको चेंज कर दो मालिक, ठीक है। जैसे अरे भैया इसमें तो एक ना एक आफत लग जाती है। जैसे चलो हम अपना हाथ दिल जो है वो ब्लैक में बना देते हैं, ये कार्डिक नॉच है। अब ये कार्डिक मतलब आप ये मान लो ये हार्ट ही है। अरे यार मतलब कि आजकल दुनिया में कछु ठीक नहीं है, ये हमारे बिल्कुल उत्तर प्रदेश की भाषा निकल के आई है कि कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब कुछ ठीक नहीं है। गलती हमारी है, हमें ड्रॉ का लाइन लेनी चाहिए। हाँ, तो इसको आप कंसिडर क्या कर सकते हो, इसको आप कंसिडर कर लो। क्या प्रॉब्लम रहती है लोगों के अंदर? हमने अच्छी खासी ड्रॉ चूज़ करी है, ठीक है। तो ये है क्या चीज़ है ये, भूल गई मैं भी, हार्ट। अरे पेंसिल चाहिए मेरे को आज, मुझे मैं बता रही हूँ, आज इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है जिसके कोई हद नहीं है। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, व्हाट द हेल इज दिस? इट्स ओके, चलो छोड़ो। आप ये मान के चलो ये हार्ट है, ठीक है। हाँ,
ये जो है वो हार्ट है। तो हार्ट क्या करता है ना, अरे यार पता नहीं क्यों आज मुझे परेशानी हो रही है आज इसके साथ में। आज मुझे लग रहा है अब आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इस वजह से दिक्कत कर रहा है ये बार बार। चलो, हार्ट जो है मैं बिना यूज़ करे अपने मुंह से बोल के बता देती हूँ। हार्ट जो होता है ना वो बिल्कुल हमारे लंग्स के पास में मौजूद होता है। जब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं हमारे लंग्स, उसके साथ जो हमारी डायफ्राम है वो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड जाती है। तो जब अपवर्ड और डाउनवर्ड जाती है तो जाहिर सी बात है जब डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, यानी कि इफेक्ट शेप ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। जब हम एक्सपायर करें, जब हमने सांस बहुत तेजी से छोड़ी, तो ये जो हमारी डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आई, जो हार्ट है उस पर कंप्रेशन लगा तो हार्ट बीट कैसे हो जाएगी, हार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही प्रोसेस चलती है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड स्लाइटली कंप्रेशन द हार्ट एंड द क्रियोनाइटल डायरेक्शन रिजल्टिंग ऑफ द पियर शेप्ड हार्ट। जैसे हार्ट का शेप कैसा हो जाता है, हार्ट का शेप हो जाता है पियर शेप। और ये आज मुझे लगता है इनका मन नहीं कर रहा मुझे ड्रॉ कराने का। मैं बराबर कह रही हूँ मेरे को ड्रॉ करने दो, पर ये हो रहा है एक्चुअली अब हो रहा है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनसाइड द लंग्स, जब हम लोग लंग्स से एक्सचेंज गैसेज करते हैं तब क्या होता है, किसके अंदर करते हैं, तो हम लोग ब्रोंकाई में करते हैं। देखो ये तो एक सिंपल सी बात है, ब्रोंकाई के अंदर कर रहे हैं। ये देखो ना, पता नहीं आज ये लोग मेरा जीना मुश्किल कर दे रहे हैं। ब्रोंकाई के अंदर होता है। देखो बस टिक लगाने के बाद में फिर वही चीज़, क्या करूँ मैं इसका, ये चेंज कैसे होगी, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ASKI ओके, ये देखो अब ये क्या आ गया, ये हाइलाइटर आ गया। आई डोंट वॉन्ट हाइलाइटर। आज मेरे लैपटॉप का दिमाग खराब है। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, अब बात करते हैं लंग फंक्शन टेस्ट की। कर लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा ही रह गया है, तो फिर नेक्स्ट मुझे फिर इसको PDF के अंदर लाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये मुझे मेरा कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप ढंग से काम नहीं कर रहा है। देखो अगर मैं कुछ चीज़ें कर रही हूँ या तो आप मुझे बताना है, शेयर करना मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, शायद टेक्स्ट मुझे करना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहना आप लोग, प्लीज़ मेरी मदद करिएगा। वैसे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे देखना, ये हाइलाइटर आ जाता है, इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ तो भी ये मुझे फिर इसमें लेके आ जाता है। अगर मैं ये बटन दबाती हूँ तो फिर ये मुझे फ्री ट्रायल पे ले आता है, मुझे फ्री ट्रायल लेना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप मुझे बताना कि क्या किया जाए। ठीक है, आप बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे लंग फंक्शन टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी तक इतना ही बच्चों, और लंग जो है वो ढंग से पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग। इस वीडियो में हमने बात करी है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए सारे MCQs के बारे में। 50 MCQ आज मैंने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 50 MCQs कवर अप करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास और भी MCQs या और बुक हैं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी, अगर जिन बच्चों को PR यादव की थ्योरी वाली बुक से पढ़ना है वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, PDF मिलती है वहां पे आपको। और आपको हमारे WhatsApp चैनल को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, वहां पे आपको 1-to-1 कॉन्वर्सेशन मिलती है, PDFs मिलती है, स्टडी रिलेटेड और मटेरियल्स मिलता है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।